नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 47 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 134 से 147 तक इसमें उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। और जो इसका उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को होता है। देखिए, अमेरिका में न्यायालय है वो द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए और एक राज्यों की। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? अमेरिका के विपरीत एकीकृत न्याय व्यवस्था है। देखिए, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसमें उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ऐसे मतलब एक एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है कि उसके नीचे वो, उसके नीचे वो। लेकिन अमेरिका में जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? द्वैध व्यवस्था है। और द्वैध व्यवस्था वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की, उसके लिए अलग न्यायपालिका है और राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका है। जो हमारे ये न्याय की व्यवस्था है, एकल न्याय व्यवस्था, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। ठीक है। और ये जो हमारी जो न्यायपालिका है, ये 1935 का जो अधिनियम है उसका ही विस्तार है एक तरीके से बोलने तो, लेकिन उससे अधिक ज़्यादा विस्तृत है। और इस न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया था, जो कि अब तक का अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में अब कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस संख्या को हमें याद रखना है। प्रारंभ में कितनी थी? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सीजे, चीफ जस्टिस। ठीक है। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की तो राष्ट्रपति करता है, और अन्य न्यायाधीश हैं ये जो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मुख्य न्यायाधीश के अकेले का परामर्श होता है, बल्कि मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करने के बाद इनकी नियुक्ति के बारे में बोलते हैं कि भाई हाँ, इनकी नियुक्ति। और मुख्य न्यायाधीश जो स्वयं है उसकी नियुक्ति कैसे होती है? वरिष्ठता का सिद्धांत है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठता की एक सूची होती है, उसी सूची के अनुसार जिसका भी नाम आता है फिर उसको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। लेकिन इस वरिष्ठता के सिद्धांत का 2 बार हम यदि इतिहास में देखें तो 2 बार इसका उल्लंघन भी हुआ है। एक तो 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब भी सीकरी रिटायर हुए थे हमारे न्यायाधीश, तब A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। देखिए, सीकरी के बाद A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया था। और लेकिन इससे 3 और वरिष्ठ न्यायाधीश थे, सीलट, हेगड़े, ग्रोवर। तो इन तीनों की वरिष्ठता का सिद्धांत जो है वो क्या किया था? इन्होंने त्यागपत्र दिया था, क्योंकि A.N. रे है इनसे ज़्यादा वरिष्ठ नहीं थे, फिर भी उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सरकार के द्वारा। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई न्यायाधीशों की जो वरिष्ठता का सिद्धांत है उसमें किसको बनाया गया 1973 में? तो A.N. रे को बनाया गया। किसने त्यागपत्र दिया? तो सीलट, हेगड़े और ग्रोवर ने त्यागपत्र दिया। दूसरा, इस वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन कब होता है? M.H. बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है और H.R. खन्ना ने फिर त्यागपत्र दिया था। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। A.N. रे को बनाया गया और दूसरा बेग को बनाया गया मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें 2 बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। अब आगे चलते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत किया गया है। कब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो
या फिर चीफ जस्टिस या जिसको मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं अनुपस्थित हो या फिर अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। जब ये तीनों कारण होते हैं तो हम किसकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, किसके तहत, अनुच्छेद 126 के तहत। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या फिर वो अनुपस्थित हो या फिर वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ये तीनों कारण हैं तो ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है। अब जो तदर्थ न्यायाधीश हैं या अडोक न्यायाधीश भी बोलते हैं इनको, 127, तो इनसे संबंधित अनुच्छेद याद करना है 127। ये कब नियुक्त किए पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है या नहीं सर्वोच्च न्यायालय में, तो की जा सकती है। कब की जा सकती है, जब गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं हो, उसके तहत की जा सकती है। जैसे जब किसी समय उस न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या फिर चालू रखने के लिए गणपूर्ति ना हो, कोरम ना हो, तो मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित उस सम न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति से परामर्श करके अडोक पे या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अब न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है, ये अनुच्छेद 124(3) में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, वो किसी भी हाई कोर्ट, ये इसका मतलब है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट या फिर किसी विभिन्न न्यायालयों में, और राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। तो ये सारी योग्यताएं अनुच्छेद 124(3) में योग्यताओं से संबंधित है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या फिर विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की राय में क्या हो, कानून का ज्ञाता हो। तो ये है न्यायाधीशों की योग्यताएं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यायाधीशों का वेतन शपथ अवधि के बारे में देखते हैं। न्यायाधीशों का वेतन है वो अनुच्छेद 125 के तहत है, और न्यायाधीशों के वेतन में किसकी बात, अब भाई जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन कितना है, 2,80,000 है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है उनका 2.5 लाख या फिर 2,50,000 है। और ये वेतन कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है वेतन, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं इसको। तो ये जो है अब वेतन बढ़ाया गया है, तो जो ये अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है इतना ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से मिलता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं शपथ पे, तो जो मुख्य न्यायाधीश है या हमारे न्यायाधीश है इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं अनुच्छेद 126(6) के तहत। अवधि कार्यकाल कितना है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष तक की अवधि के लिए काम करते हैं, और 65 वर्ष की आयु उनकी हो जाती है तो उसके बाद वो रिटायरमेंट या फिर अवकाश दिया जा सकता है। रिटायर होने के बाद उनको पेंशन भी दी जाती है। इससे पहले भी वो स्वयं त्याग पत्र से देके स्वेच्छा से हट सकते हैं। तो इस तरीके से 65 वर्ष, और जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट है उसकी 62 वर्ष। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। यदि यदि कहीं और भी स्थानांतरित किया जाए या फिर बनाया जाए तो बनाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने के लिए 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के साथ ही वो क्या करते हैं, परामर्श। जब राष्ट्रपति को कोई कानूनी परामर्श चाहिए तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के साथ डिसीजन लेता है, ठीक है, उससे बात करने के बाद ही सहमति के द्वारा। अब बात आती है न्यायाधीशों को हटाया जाना। न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित हमारे अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) में प्रावधान है। देखिए इसके 2 आधार हैं, 2 आधारों पर ही इसको हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को। एक तो है साबित कदाचार, भाई उनके विरुद्ध जैसे मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो जाए या फिर असमर्था या फिर जिसको इनकैपेसिटी बोलते हैं, या तो भाई वो मिसबिहेवियर के आधार पे इसको या कदाचार के आधार पे इसको हटाया जा सकता है या फिर असमर्था। तो ये दोनों रीजन पूछे जा सकते हैं
कि कौन से दो आधार हैं जिसके आधार पे न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तो कदाचार और असमर्थता। ठीक है, अब हटाया कैसे जाएगा भाई, या तो लोकसभा में प्रस्ताव लेके कम से कम 100 सदस्य यदि लोकसभा के लेके आ रहे हैं तो 100 सदस्य प्रस्ताव लेके आएंगे और लोकसभा अध्यक्ष को वो दे देते हैं। अब अध्यक्ष इनको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। राज्यसभा यदि प्रस्ताव लेके आते हैं तो कम से कम 50 सदस्य इस प्रस्ताव को लेके आएंगे और सभापति को दे देंगे। अब ये जो प्रस्ताव लेके आए हैं जो न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग इनको हटाने के लिए, तो फिर ये प्रस्तावों की जांच है वो 3 सदस्य समिति करती है। उसमें उन 3 सदस्य समिति में कौन कौन शामिल होता है ये भी हमें ध्यान रखना है। मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, एक मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का या फिर उच्च न्यायालय का, और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी। ठीक है, ये 3 सदस्यों की कमेटी होती है, ये जांच करती है और जांच करने के बाद ये रिपोर्ट सही आती है तो फिर विशेष बहुमत से दोनों सदन इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। जैसे ये जो प्रत्येक सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से फिर क्या कर देते हैं, ये स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति को भेज देते हैं और फिर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित भेज देते हैं तो आदेश जारी कर सकते हैं फिर। तो इस तरीके से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर 100 सदस्य लोकसभा के, 50 सदस्य राज्यसभा के प्रस्ताव देते हैं, फिर 3 सदस्य समिति जांच करती है, फिर 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से इसको पास कर देते हैं दोनों सदन और फिर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो फिर राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, उनको स्वीकृति दे देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो फिर वो हट जाते हैं। ठीक है, अब आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या भूमिका। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो, इसमें कई प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। ठीक है, प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है वो कौन सा क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर वे मुकदमे आते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में या सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की इनको जरूरत नहीं है, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भी अब ये 2 टाइप से हो जाते हैं, एक तो एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा समवर्ती। तो एकमेव जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है ये ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जो केवल इसी में सर्वोच्च न्यायालय में जो इन्हीं का एकमात्र अधिकार है। जैसे केंद्र राज्यों के विवाद हैं या फिर राज्य और कई राज्यों के विवाद आपस में है या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद हैं, तो फिर ये विवाद सीधे कहाँ लाए जाते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय का ही प्रारंभिक और एकमेव क्षेत्राधिकार है। अब आते हैं ये समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये क्षेत्राधिकार है, इसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जिस पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का ही अधिकार प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मौलिक अधिकार हैं, है ना, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 32 और 226, जिसमें दोनों को अधिकार है, 32 सुप्रीम कोर्ट को और 226 हाई कोर्ट को। तो इसके अंतर्गत जैसे ये रिट जारी करते हैं तो ये जो समवर्ती हैं ये दोनों को, उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय है, दोनों को ही अधिकार है, और प्रारंभिक में जो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में कौन से हैं, आपको केंद्र राज्यों वाले याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 है, इसको भी याद रखना है। और जो हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है ये अनुच्छेद 132 से अनुच्छेद 136 तक इसका वर्णन किया गया है, जिनका आरंभ निचले जो न्यायालय से होता है। अब देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनका आरंभ निचले न्यायालय से होता है और जिनके निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। मान लीजिए कोई निर्णय है अन्य न्यायालय में गया, मान लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई डिसीजन आया और हाई कोर्ट में जैसे कोई केस है उसने अपना डिसीजन दे दिया,
ठीक है, तो फिर वो उसके विरुद्ध कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है, इसके बाद तो कोई और है ही नहीं इससे ऊपर तो इसलिए इसको अंतिम अपीलीय न्यायालय भी बोलते हैं। तो इसके विरुद्ध इसके जो हाई कोर्ट का जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन आया है तो इसके विरोध में वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं। संवैधानिक 132, जैसे कि इसमें कई टाइप के अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, तो सबसे पहले आता है संवैधानिक अनुच्छेद 132 के तहत संविधान की व्याख्या करने से संबंधित कोई कानून का जैसे परामर्श लेना हो, कोई महत्वपूर्ण कानून का कोई महत्वपूर्ण पर्सन उलझा हो इसमें, तो फिर इस मुकदमे में क्या की जा सकते हैं, उस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कोई भाई संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला है तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के टाइप हैं, जैसे संवैधानिक है। दूसरा दीवानी मामले हैं जो पैसे से संबंधित है। पहले तो ये था कि कम से कम 20,000 या इससे अधिक मूल्य की संपत्ति वाले मामले ही इसमें जाएं, लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। फौजदारी मुकदमे हैं, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 134 के तहत इनका वर्णन है। फौजदारी मुकदमे यानी कि यदि उस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की रिहाई के फैसले को रद्द करके मृत्युदंड दे दिया गया हो या फिर अपराधी को मृत्युदंड दे दिया गया हो, ऐसे जो मामले हैं वो फौजदारी के अंदर आते हैं। तो इसके विरुद्ध भी हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और विशिष्ट है अनुच्छेद 126। देखिए इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत किया गया है इसका वर्णन। इसमें साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधित विशिष्ट अधिकार हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए हैं। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत क्षेत्र के अंतर्गत किसी दंड या आदेश के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, अपील सुन सकते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, जैसे कि मान लीजिए जो सैनिक है ना, सैनिक जो न्यायालय के विरुद्ध इसमें अपील नहीं की जा सकती विशिष्ट वाले में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे इसका जो क्षेत्राधिकार आता है वो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक या कानूनी पर्सन पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। ठीक है, तो इसकी सलाह कौन ले सकता है, किसके अकॉर्डिंग ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। अब आती है बात अभिलेख न्यायालय की। देखिए अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कोई केस था और उसका डिसीजन दिया, तो वो और जो न्यायालय है उसके लिए वो एक अभिलेख बन जाते हैं। अगर उन न्यायालयों में वैसा ही कोई केस फिर से आता है तो वो क्या कहेंगे, वो इसको एक प्रमाण के रूप में यूज करेंगे कि भाई ये ऐसा केस था जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था, तो उसने ये डिसीजन दिया था, तो हम भी उस बेस पे ये डिसीजन दे सकते हैं, सेम डिसीजन दे सकते हैं। तो अभिलेख न्यायालय यानी कि ये अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय है, जिसके निर्णय को और उसकी कार्रवाई को प्रमाण के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और जो इसके अधिकार और शक्तियां हैं, हम कह सकते हैं अपने निर्णय का पुनर्निरीक्षण करने का भी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं है कि इसने एक बार डिसीजन दे दिया तो फिर उसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी इसका अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में जो भी इनके चुनाव से संबंधित झगड़े हैं उसका भी निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। यदि क्वेश्चन आए कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो वो भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है संविधान का संरक्षक। अब कोई भी मुकदमे हैं उनको स्थानांतरित करने की भी सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है, और इसका जो है 139A में प्रावधान है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र हैं, और इस तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। पर एक बार हम इसको 5 मिनट में फिर से देखते हैं कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका वर्णन है। अमेरिका में द्वैध व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे एकीकृत न्याय व्यवस्था है। पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये एकल न्याय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की है। पहले एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश थे, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य
न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश कैसे बनाए जाते हैं? वरिष्ठता के आधार पर। अन्य न्यायाधीश हैं वो कैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है? मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद। अब वरिष्ठता सिद्धांत का 2 बार उल्लंघन हुआ है। एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 1 बार एमएच बेग को बनाया गया। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, उसकी भी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, कब की जाती है? जब पद रिक्त हो, अनुपस्थित हो या फिर कार्य करने में असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्ति की जाती है? जब गणपूर्ति या कोरम नहीं हो। योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो उस न्यायालय में। तो इस तरीके की ये योग्यताएं। वेतन है 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अवधि 65 वर्ष है। स्थान है इसका नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो भी डिसीजन है वो कानूनी परामर्श देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के साथ राष्ट्रपति ले सकता है। न्यायाधीशों को हटाया जाना कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जाता है। विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत से इनको हटाया जाता है। क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं, केंद्र राज्यों के विवाद से संबंधित हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो नीचे वाले न्यायालय से ऊपर वाले न्यायालय में फिर अपील करते हैं, उसमें संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी विशिष्ट है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, तो राष्ट्रपति है वो किसी भी संवैधानिक पर्सन पर इनसे क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में है। ठीक है, मुकदमों को स्थानांतरित कर सकते हैं। कानून जो हमारे संविधान का संरक्षक है। इस तरीके से ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।